कल के लेक्चर में हमने इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर टाइम सीरीज डेटा है तो उस टाइम सीरीज डेटा में स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास इकोनोमेट्रिक लिटरेचर के अंदर दो जो है ना वो प्रोसीजर्स होते हैं या दो किस्म के टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। पहले जो हैं उनको इनफॉर्मल मेथड्स कहते हैं। उसमें दो हमारे पास सब मेथड्स आ जाते हैं कि हम ग्राफ देखते हैं कि अगर तो ग्राफ हमारा ट्रेंडेड हो, बेशक वो ट्रेंड जो है वो अपवर्ड हो यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड हमारे पास कर्व बन जाए, या हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड को जाहिर कर रहा हो या नेगेटिवली स्लोप्ड हमारे पास कर्व जो है ना वो बन जाए। इन दोनों सूरतों में आप कह लें कि हमारी जो टाइम सीरीज होती है वो जो है ना वो नॉन स्टेशनरी जो है ना वो कहलाती है। और फिर उसका दूसरा इनफॉर्मल मेथड था कि हम कोरेलोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। तो कोरेलोग्राम अगर जो है उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो डिफरेंट लैग्स के दरमियान जो है वो ग्रेजुअली अगर फॉल करती है, यानी पहले लैग में 0.9 है, दूसरे लैग में 0.85 हो जाती है, तीसरे में 0.88 हो जाती है, चौथे में 0.75 हो जाती है, छठे में 0.7 हो जाती है। इस तरह लैग बढ़ते जाते हैं और ग्रेजुअली डिक्लाइन जो है ना वो आता चला जाता है हमारे ऑटो कोरिलेशन के अंदर जो है। तो बेसिकली कोरेलोग्राम जो होती है ये हमारे लैग्स और हमारा जो ऑटो कोरिलेशन होता है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप को जो है ना वो जाहिर करती है। तो जैसे-जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करता जाता है, सॉरी हमारे लैग बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे अगर तो ग्रेजुअली डिक्लाइन आए जैसे मैंने अभी बताया तो फिर वो हमारी सीरीज़ जो है ना वो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ कहलाएगी। लेकिन अगर अब्रप्ट उसमें आप कह लें कि डिक्लाइन आ जाता है कि पहले आपकी पहले लैग पे वैल्यू जो थी ऑटो कोरिलेशन की वो 0.8 थी और दूसरे लैग पे जो है ना वो 0.05 आ जाए, ये अचानक ही जो है ना वो 0 के करीब 3 आ जाए या 0 हो जाए, तो फिर वो स्टेशनरी डेटा जो है ना वो हमारा कहलाता है। तो ये थे इनफॉर्मल मेथड जिसको हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट रूट टेस्ट का, और हमने देखा था कि जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है स्टेशनैरिटी चेक करने का उसको यूनिट रूट टेस्ट का जो है ना वो नाम दिया जाता है। यानी इसमें हमारे पास जो मॉडल होता है ये आपके सामने है कि वाई टी इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस वन प्लस म्यू टी, जिसमें म्यू टी हमारे पास एक एरर टर्म है और रो की जो वैल्यू है ये आप देख सकते हो कि ये -1 और 1 के दरमियान जो है ना वो यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना वो हम अज़्यूम करते हैं कि हमारी जो एरर टर्म इट इज़ व्हाइट नॉइज़। व्हाइट नॉइज़ एरर टर्म वो एरर टर्म होती है जिसका मीन 0 होता है और उसका वेरिएंस जो है ना वो कांस्टेंट होता है। यानी ऐसी एरर टर्म जिसका मीन 0 और उसका वेरिएंस कांस्टेंट हो उसको व्हाइट नॉइज़ एरर टर्म का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब यहीं पे हमें चेक करना है कि हमारी जो रो की वैल्यू है कहीं वो 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 यूनिटी होती है। तो अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो हमारा जो मॉडल होगा वो जो लास्ट हमने पढ़ा था रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट बन जाएगा जो कि नॉन स्टेशनरी होता है। तो यही चीज़ हमने जो है ना वो चेक करनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप कह लें कि हम डायरेक्ट ओएलएस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस पे डायरेक्ट ओएलएस मेथड जो है ना वो अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस लेके हम इसकी एस्टिमेशन कर लेते हैं और एस्टिमेशन के बाद उसमें उसके जो स्टैंडर्ड एरर है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को अगर स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टी स्टैटिस्टिक आ जाता है। तो इस सूरत में सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए हम टी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टी स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे तो जो टी होता है ना इस आप कह लें कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर ये आम तौर पे बायसनेस को जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा होता है। लिहाजा जो फॉर्मल टी टेस्ट होता है ना उसको हम सिग्निफिकेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम टी स्टैटिस्टिक को इंडिविजुअली सिग्निफिकेंस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर क्या हम करेंगे, मतलब क्या प्रोसीजर जो है ना वो हम अडॉप्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल होता है कि अगर हमारे पास ये मॉडल हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वाई टी माइनस वन है इसको जो है ना वो हम सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास पहुंच जाएगी डेल्टा वाई टी। अब साफ जरा डेल्टा वाई टी क्या है, डेल्टा वाई टी बेसिकली हमारे पास जो है ना वो आपके जो है ना वो चेंज को ज़ाहिर कर रहा है, आपकी जो वाई की वैल्यू होती है डिफरेंस, आप इसको कह सकते हैं डेल्टा डिफरेंस को जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा है। इधर अगर वाई टी माइनस वन हम कॉमन लेते हैं तो इधर रो रह जाएगी और इधर -1 रह जाएगा। तो इसमें अगर मज़ीद इसको अगर आप देखें तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया हुआ है कि डेल्टा वाई टी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन वाई टी माइनस 1 प्लस म्यू टी। तो जिसमें डेल्टा हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना वो कहलाता है
और ये जो लोअर केस डेल्टा है ये बेसिकली हमारे पास रो -1 की जो है ना वो एक वैल्यू आ जाती है। अब साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि वी आर गोइंग टू चेक, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा ये जो एप्सिलॉन है या ये जो हमारा लोअर केस का जो हमारा डेल्टा है कि ये ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है। अगर ये आप कह रहे हैं कि ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी उसमें साफ ज़ाहिर है कि फिर हम आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो करेंगे। एच नॉट बनाएँगे, यानी नल हाइपोथेसिस बनाएँगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाएँगे। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू हम जो है ना वो टी स्टैटिस्टिक की। फिर उसके बाद हम जो आप कह लें, सॉरी टी नहीं टाउ स्टैटिस्टिक इसमें होता है, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। फिर उसको हम देखेंगे कि क्या कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। फिर उसके बाद जो है ना वो हम डिसीजन रूल देंगे। तो अब यहाँ पे आप कह लें कि ये जो हमारे पास लोअर केस डेल्टा है जिसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी क्या ये ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है। अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल होगी तो इसका मतलब ये है कि आर हमारा जो है वो 1 के इक्वल होगा, रो हमारी 1 के इक्वल होगी। अगर ये 0 है तो रो 1 के इक्वल होगी। क्यों? देखें, मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास ये जो बेसिकली वैल्यू ये p-1 के जो है ना वो बराबर है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ थोड़ा-सा कि हमारे पास ये जो लोअर केस होता है ये हमारे पास बराबर होता है आपकी रो -1 के, यानी ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास जो है ना वो -1 ये इसके बराबर होता है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, यानी अगर ये 0 हो जाता है तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 इज़ इक्वल टू p-1। तो अब साफ ज़ाहिर है कि अगर इस -1 को आप इधर लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो p यानी रो इज़ इक्वल टू 1 बन जाएगा, यानी रो हमारी यूनिटी हो जाएगी। तो जब यहाँ पे रो हमारी यूनिटी बन जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मॉडल होगा वो रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट बन जाएगा, जो कि नॉन स्टेशनरी होता है। तो यही हमने चेक करना होता है कि हमारे पास ये जो एप्सिलॉन है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर 0 के इक्वल है तो फिर हमारा जो एच नॉट होगा इट मीन्स कि हमारा यूनिट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और अगर लेस देन जो है ना वो 0 होगा तो फिर साफ ज़ाहिर है कि यूनिट रूट प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो है ना प्रोसीजर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है इसमें। हाँ, इसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है ना वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम करेंगे क्या। लुक एट इट कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास जो फॉर्मल प्रोसीजर हम जो है ना वो अडॉप्ट करते होते हैं, उसके अंदर जो है सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। पहला प्रोसीजर, यानी हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, यानी रो 1 के इक्वल है। और अगर रो 1 के इक्वल है तो इट मीन्स यूनिट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और यूनिट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है। अल्टरनेटिव क्या है कि रो इज लेस देन, सॉरी एप्सिलॉन इज लेस देन 1। इस अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि नो यूनिट रूट प्रॉब्लम। और अगर यूनिट रूट प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीरीज जो है ना वो स्टेशनरी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे, जो यूजुअली हम जो है ना वो 5% जो है ना वो लेते हैं। अब फिर हम टाउ स्टैटिस्टिक, अब यहाँ पे टी नहीं है, टाउ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। अब फर्क क्या है, मतलब टी स्टैटिस्टिक और टाउ स्टैटिस्टिक के दरमियान जो टाउ स्टैटिस्टिक है इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो हम सेम उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जैसे टी स्टैटिस्टिक की करते हैं। कि हम जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी ना इसकी, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी ये वाला जो है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। यानी ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है ना ये वाला, इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जिसको आप जो है ना वो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि इसकी ये एस्टिमेटेड वैल्यू ये वाली है। तो इस एस्टिमेटेड वैल्यू को हम इसके स्टैंडर्ड एरर पे जो है ना वो डिवाइड करेंगे। तो जब इसके स्टैंडर्ड एरर पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाउ स्टैटिस्टिक आ जाएगा। ठीक है जी, यानी वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैलकुलेटेड टाउ वैल्यू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारे पास जो वैल्यू है जिसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं टाउ स्टैटिस्टिक की। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है या जिसको कंप्यूटेड वैल्यू भी कहते हैं, ये हमारी आप कह लें कि जो क्या नाम है इनका, डिकी और फुलर, उन्होंने कैलकुलेट की हुई है।
तो वो जो डिकी फुलर की चूंकि उन्होंने इसको जो है ना वो कैलकुलेट किया हुआ है या उन्होंने इसको कंप्यूट करके क्रिटिकल वैल्यूज बनाई हुई हैं, तो उन्हीं के ऑनर में इस टेस्ट को यानी यूनिट रूट टेस्ट को जो है ना वो डिकी फुलर टेस्ट का जो है ना वो नाम दिया जाता है स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए। बेसिकली टाउ स्टैटिस्टिक का जो टेबल था वो इन्होंने जो है ना वो ड्रॉ किया था डिकी और फुलर ने, तो इसी वजह से इसको डिकी फुलर टेस्ट जो है ना वो कहा जाता है। तो हम करेंगे क्या कि इस मेथड से हम टाउ की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू के साथ या आप कह लें क्रिटिकल वैल्यू के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम डिसीजन, फिर पांचवा हमारा काम होगा कि वी विल मेक द डिसीजन, या हम डिसीजन रूल करेंगे। डिसीजन रूल क्या होगा कि अगर तो हमारी टाउ स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, यानी हम ये वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, और ये एब्सोलूट टर्म में होगी, ये ज़हन में रखिएगा, यानी जो टाउ की वैल्यू होती है ये हम एब्सोलूट लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव उस पर नहीं होगा। तो अगर तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड टाउ वो क्रिटिकल टाउ से ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब ये होगा कि आपका जो एप्सिलॉन है वो आप कह लें कि जीरो के इक्वल नहीं है, लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि हमारी सीरीज जो है ना वो स्टेशनरी है, यानी ये जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू जीरो है इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हमारी दूसरा एक एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टाउ स्टैटिस्टिक की वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि फिर हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको जो है ना वो रिजेक्ट जो है ना वो नहीं कर सकते, फेल हो गया हम उसमें। तो इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिट रूट प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है हमारे उस जो है ना वो आप कह लें मॉडल के अंदर जो है। जी नाइला, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? वो वेटिंग रूम में है, सैरिश और रहीला, वो कह रहे हैं कि अलाउ कर दो। मैं अभी अलाउ करता हूँ, ये कर दिया। तो ये था कि आप कह लें कि कैसे जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं इस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना वो वही आ जाएगा। तो ये इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, यानी अगर हम इसका प्रोसीजर जो है ना वो डिस्कस करें कि प्रोसीजर जो है वो डिकी फुलर का जो है ना वो क्या होगा, हम कैसे जो है ना वो अप्लाई करेंगे। तो एक मिनट रुकिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है आप कह लें कि जो हम अडॉप्ट करते होते हैं स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए डिकी फुलर के अंदर, तो डिकी फुलर टेस्ट इज एस्टिमेटेड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, यानी डिकी फुलर जो टेस्ट है इसको हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो अप्लाई करते होते हैं, जिसमें पहला प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर वाई टी इज़ अ रैंडम वॉक, यानी हमारे पास जो वाई टी होता है ये हम जो रैंडम वॉक मॉडल होता है वो उस टाइप का जो है ना हम लेते हैं। ये वही मॉडल है जो पीछे हमने जो है ना वो अभी सिलेक्ट किया था। या फिर इसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। पहली ये कि हमारा जो मॉडल है वो विदाउट ड्रिफ्ट हो सकता है, रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट हो सकता है, और रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट विद ड्रिफ्ट और साथ जो है ना वो ट्रेंड आप कह लो कि डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी उसमें जो है ना वो पाया जाता है। ये 3 तरह के मॉडल हमारे पास होते हैं जब हम डिकी फुलर अप्लाई करते हैं, यानी हमारा RWM रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, और साथ ड्रिफ्ट में नेक्स्ट जो है ना वो हम ट्रेंड भी जो है ना वो इंक्लूड कर लेते होते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है इन तीनों को एस्टिमेट करने का? तो हम करते क्या है कि हम जो तीनों इक्वेशंस है, यानी पहला मॉडल विद आउट ड्रिफ्ट वाला, दूसरा मॉडल विद ड्रिफ्ट वाला, तीसरा मॉडल जिसमें ट्रेंड भी हम शामिल कर चुके होते हैं, तो इन तीनों को हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से एस्टिमेट करते हैं। जब हम इसको एस्टिमेट कर लेते होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उन एस्टिमेट्स जो होते हैं, जो कोफिशिएंट एस्टिमेट्स होते हैं YT-1 के, यानी ये वाला जो एप्सिलॉन है, इसी तरह से ये वाला जो है ना वो एप्सिलॉन है, इन तीनों में जो एप्सिलॉन्स हैं उनको जो है ना वो हम एस्टिमेट जो है ना वो करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम स्टैंडर्ड एरर से जो है ना वो डिवाइड करते हैं, यानी इसकी एस्टिमेट, जैसे मैंने पीछे अभी बताया, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को, उसको हम स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड करके हम कंप्यूट कर लेते हैं टाउ स्टैटिस्टिक की वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं टाउ स्टैटिस्टिक की वैल्यू। तो जब हम टाउ स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर वही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो बनाते हैं, यानी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि हम कहते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब ये है कि देयर इज कि आपकी जो रो होती है वो 1 के इक्वल है, और जब रो 1 के इक्वल है तो स्टेशनैरिटी की प्रॉब्लम जो है ना वो हम फेस कर रहे हैं, ये यूनिट रूट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये होगा कि आपका रो इज लेस देन 0, इसका मतलब है यूनिट रूट प्रॉब्लम हमारे मॉडल के अंदर जो है ना वो नहीं है। तो इसका बाकी क्राइटेरिया वही है जो मैं अभी पीछे बता के हटा हूँ, कि अगर तो हमारे टाउ स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी जो हमारा टाउ स्टैटिस्टिक की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी जो है वो कंप्यूटेड वैल्यू से ज़्यादा हो एब्सोल्यूट फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव हम जो है ना उसको नहीं देखेंगे। अगर तो टॉ स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू एब्सोल्यूट फॉर्म में जो है वो उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो यूनिट प्रॉब्लम फ्री मॉडल है, उसके अंदर स्टेशनैरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टॉ स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उसकी कंप्यूटेड या क्रिटिकल वैल्यू से लेस आ जाती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि एच नॉट जो है उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट करेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि हमारे मॉडल के अंदर जो यूनिट रूट प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है, या जो हमारा मॉडल होता है वो नॉन स्टेशनरी मॉडल जो है ना वो कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जो डिकी फुलर के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करते होते हैं। लेकिन जो डिकी फुलर टेस्ट है इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि इस टेस्ट के अंदर हमें जो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम होता है वो नहीं मिलता, यानी जो ऑटो कोरिलेशन है उसकी डिटेक्शन जो है ना वो नहीं होती। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ही जो डिकी फुलर है उन्होंने एक और भी जो आप कह लें मॉडल हमें दिया है, जिसमें ऑटो कोरिलेशन जो है ना वो शामिल होता है। और ऑटो कोरिलेशन को देखने के लिए डिकी फुलर मॉडल के अंदर ही हम क्या करते हैं, हम लैग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी लैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जब हम लैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मॉडल होता है, फिर वो जो आप कह लें कि उसको जब हम देखते हैं तो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो होता है उसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेट मी ओपन दैट पेज। तो ये हमारे पास सेगमेंटेड जो डिकी फुलर है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये हमारे पास जो है ना वो ऑगमेंटेड जो है ना वो डिकी फुलर, जिसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन के दो पार्ट जो है ना वो आपको नजर आएंगे। ये जो इक्वेशन मैंने ऑगमेंटेड डिकी फुलर की लिखी है, इसमें हमारे पास एक ये वाला जो है ना वो पार्ट आ जाता है। ये ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पीछे जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है, कि आपका जो डेल्टा वाई टी है दैट इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ट्रेंड भी है इसमें, और प्लस आपका जो एप्सिलॉन है वाई टी माइनस 1। यानी ये वो मॉडल है जिसके अंदर हमने इंटरसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ट्रेंड भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब यहाँ तक जो मॉडल था ये सिंपल डिकी फुलर का था, लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसके अंदर जो है वो लैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लैग डिपेंडेंट से मुराद ये है कि हमने अगर देखें कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग है, अब ये देखिएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है जी डेल्टा वाई टी, दिस इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, लुक एट इट। तो हमने क्या किया, हमने इस डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग लिया, ये देखें, ये आपको डेल्टा नजर आ रहा है, ये वाला डेल्टा वाई टी माइनस 1, यानी इसी डिपेंडेंट वेरिएबल का वन टाइम लैग लिया और उसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो जब हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो देखने जा रहे होते हैं अपने मॉडल के अंदर। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर आपकी जो एरर टर्म होती है वो कभी भी वाइट नॉइज नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एरर टर्म्स है वो सीरियली कोरिलेट कर रही हैं। तो अगर वो सीरियली कोरिलेट कर रही हैं तो ना तो आपका मीन जीरो हो सकता है, ना आपकी एरर टर्म का जो वेरिएंस होता है वो 1 हो सकता है, या आप कह लें कि ना ही वो कांस्टेंट हो सकता है। तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर के अंदर हम ये आप कह लें कि जो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम होता है उसको भी देखते होते हैं। अब इसमें आमतौर पे किया क्या जाता है कि ये इस तरह जाता है कि जो डिकी फुलर का मॉडल हमने पीछे पढ़ा, उस डिकी ये यहाँ पे इतना मॉडल जो ये वाला जो है, इस मॉडल को जब हम आप कह लें कि स्टेशनैरिटी के लिए चेक करते हैं और उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, यानी वो हमें बता देता है कैलकुलेट करके कि ये आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू है कैलकुलेटेड, और उसको कंपेयर भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर दिया जाता है कि ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू है।
तो हमें देखने से पता चल जाता है कि स्टेशनैरिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन हम उस रिजल्ट को उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी जो हमने एक नतीजा निकाला होता है ना, ये एक हमने रिजल्ट निकाला होता है कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसी तरह से हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू होती है या क्रिटिकल वैल्यू, आप उसको कहने कंप्यूटेड रहने दें, कि हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू होती है और इसी तरह से जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, उसको कंपेयर करने के बाद हम जो रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि आया कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से या कैलकुलेटेड वैल्यू कम है क्रिटिकल वैल्यू से। ये लुक एट इट, आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ tau इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ tau इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ tau, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इसको हम तब तक जो है ना वो डिक्लेयर नहीं कर सकते स्टेशनैरिटी या नॉन स्टेशनैरिटी को, जब तक हम ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम भी जो है ना वो नहीं देख लेते। अब उसका हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उन रिजल्ट्स के अंदर हम डर्बन वाटसन की वैल्यू देखेंगे। अगर तो डर्बन वाटसन की वैल्यू हमारी 2 के अप्रोचेज है, यानी 2 के करीब तरीन है, बेशक वो हायर लेवल पे हो, बेशक वो लोअर लेवल के ऊपर हो, यानी फॉर एग्जांपल 2.01 है या 2.0 या 0.199 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो 2 के अप्रोचेज है या 2 के करीब तरीन हमारी जो है ना वो वैल्यू होती है। तो अगर तो डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है वो अप्रोचेज टू 2 होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है वो हमारे मॉडल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर हम इस मॉडल को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारा मॉडल जो है, यानी जो भी रिजल्ट हमारा होता है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। लेकिन अगर डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है वो अप्रोचेस टू 2 नहीं होती, यानी 2 के करीब तरीन नहीं होती, मिसाल के तौर पे आपने मॉडल को जो है ना वो डिकी फुलर से जो है ना वो टेस्ट किया, और आफ्टर टेस्टिंग आपको पता चला कि आपका जो मॉडल है उसके अंदर जो डर्बन वाटसन की वैल्यू है वो है आपकी जो है, आप कह लें कि 1.3 वैल्यू आ रही है आपके डर्बन वाटसन की। तो अगर डर्बन वाटसन की वैल्यू आपकी 1.3 आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके मॉडल के अंदर जो है ना वो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये जो मॉडल है ना हमारा, ये वाला मॉडल जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वाला मॉडल, यानी इस मॉडल के अंदर अब ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस ऑटो कोरिलेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसका लैग लिया, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के तौर पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये आप वन टाइम लैग, ये देखिए यहाँ पे सम है, तो आम तौर पे वन टाइम लैग ही लिया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें 2 लैग्स भी लेने पड़ जाते हैं। लेकिन होगा ये वही कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना उसका लैग इंट्रोड्यूस करवाएँगे। तो जब हम उसका लैग इंट्रोड्यूस करवाएँगे तो फिर चांसेस यही होते हैं कि आपकी जो डर्बन वाटसन की वैल्यू होती है, सॉरी डर्बन वाटसन को छोड़िए, ऑटो कोरिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ना मॉडल के अंदर, तो फिर हम डर्बन वाटसन को एज रूल ऑफ थंब इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी फिर हमारा जो डर्बन वाटसन होगा, जब हम अप्लाई कर दे, सॉरी, जब हम लैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे ना, यानी ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका हम पिछले साल की वैल्यू लेंगे। लैग का मतलब है पिछले, यानी अब 2020 है ना, यानी जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 2020, तो इसका वन टाइम लैग क्या होगा, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 2019, 2019 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी जो है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लैग डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो जब ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर हम डर्बन वाटसन को रूल ऑफ थंब के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑटो कोरिलेशन देखने के लिए। फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर उसके लिए हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो है ना वो देखेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि आया ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे मॉडल के अंदर, या कि ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं जो है ना वो कर रही है। तो उससे हमें जो है ना वो पता चलेगा, और जब एलएम से हमें कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है ना वो अनाउंस करेंगे कि जो भी रिजल्ट होगा हमारे टाउ स्टैटिस्टिक को जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद कि हमारी जो सीरीज है वो स्टेशनरी होगी या हमारी सीरीज जो है ना वो नॉन स्टेशनरी जो है ना वो सीरीज कहलाएगी। तो ये था, आज से मैंने यही थोड़ा सा किया था। बाकी जो एंगल ग्रैंगर उसकी मुझे सर की वीडियो ही नहीं मिली, तो वो मैं जो है ना वो